नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के रास्त नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाक़ाई ताज़ा ख़बरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं फिर एक मरतबा LPG की कीमतों में इजाफ़े से। नाज़रीन, आपको बता दें, एक रोज़ क़ब्ल CNG गैस की कीमतों में 29 रुपये के इजाफ़े के बाद ये 3 माह में दूसरी मरतबा पकवान गैस की कीमतों में इजाफे का ऐलान हुकूमत की जानिब से किया गया है। हुकूमत का ये दावा है कि आलमी बहरान के नतीजे में जो ये पेट्रोलियम मसनूआत हों या फिर पकवान गैस हो, ये तमाम चीज़ों की कीमतों में इजाफ़ा इसी वजह से हो रहा है कि आलमी बहरान और हुकूमत हिंद ने इस बात का भी दावा किया है कि अगर हम पकवान गैस को देखें तो दीगर ममालिक, ख़ास तौर पर मगरबी ममालिक के मुकाबले में जो है हिंदुस्तान में पकवान गैस की कीमतें बहुत कम हैं। ये दावा हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है, मगर अगर हम मगरबी ममालिक का मवाजना हिंदुस्तान की आबादी से करें तो फिर आबादी में भी बड़ा फ़र्क यकीनन यहाँ पे देखा जाएगा। एक जो मुल्क है, मगरबी मुल्क, अगर बात करें तो हमारे एक शहर के उतना उसका रक़बा है और फिर उसकी आबादी हमारे एक शहर की तो उतनी है। उसके बावजूद भी मगरबी ममालिक से मवाजना किया जाता है। जहाँ पर ज़्यादा किसी चीज़ की खपत होती है वहाँ पर कीमतों को कम करने में मतलब हुकूमतों को मदद मिलती है। जहाँ पर खपत अगर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर आबादी कम है और वहाँ पर जो लगने वाला सामान है, वो सामान की रसद जो है वो एक क्या बोलना चाहिए, हद तक मुकर्ररा हद तक होने की वजह से वहाँ पर कीमतों में इजाफ़ा किया जा सकता है। हुकूमत को ये चीज़ें समझना चाहिए इस तरह के बयानात देने से कबल। आपको याद होगा नाज़रीन, 2014 से पहले जब पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कभी इजाफ़ा होता तो बीजेपी पूरी सड़कों पर होती, और आज हम देख रहे हैं कि बीजेपी पिछले 12-13 साल से, 12.5 साल से इक़्तिदार में है और पकवान गैस की कीमतें हों या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हों या फिर दीगर अशिया खुर्दनोश का मामला हो, ये तमाम चीज़ों में बेतहाशा इजाफ़ा ही होता जा रहा है। किसी में कमी की कोई तवक्को या उम्मीद नहीं रही है, बाकी रही है। इंतखाबात थे, इंतखाबात के बाद इस तरह से कोशिश की गई कि जो कीमतों में इजाफ़े को रोका जा सके कुछ वक्त के लिए। हालांकि इंतखाबात के दरमियान में अगर हुकूमत चाहती तो कीमतें बढ़ा सकती थी, मगर बड़ी चालाकी के साथ इस मसले को वो इंतखाबात तक टालते रहे और फिर जैसे ही नताइज बरामद हुए, नताइज बरामद होने के फ़ौरी बाद से मुसलसल कीमतों में इजाफे का काम मरकज़ी हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है, खा वो पेट्रोल डीज़ल हो या फिर LPG हो या CNG हो। अब आप देखिए 3 माह में ये दूसरी मरतबा पकवान गैस की कीमतों में इजाफ़ा किया गया है। हालांकि इससे कबल जो है LPG में ही कमर्शल सिलेंडर्स की कीमतों में इजाफ़ा किया गया था। घरेलू सारिफिन पर उसका असर नहीं पड़ेगा, इस तरह के बयान के साथ कमर्शियल सिलेंडर्स होते हैं, वो कमर्शियल सिलेंडर्स की कीमतों में इजाफ़ा हुकूमत ने किया था। अब LPG की कीमतों में इजाफ़ा करते हुए जो है फिर एक बोझ जो हम ये कहेंगे कि आवाम की जेब पर डालने का काम हुकूमत ने किया है। अफसोस की बात यह है कि वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ये इस तरह की ख़बरों को दिखाने से गुरेज कर रहा है। अब अफसोस की बात यह है कि बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल जो हैं दावेदार हैं, वो न्यूज़ चैनलों पे दावा किया जाता है, मेलोडी जो है उस पर बहस की जाती है। चॉकलेट मेलोनी को तोहफे में दी गई मेलोडी चॉकलेट पर बहस होती है, मगर महंगाई पर कोई बहस करने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, आपको याद होगा 2014 से कबल ये मनमोहन सिंह की हुकूमत थी, UPA 1 UPA 2, ख़ास तौर पर UPA 2 के दौरान आखिरी दिनों में स्मृति ईरानी सड़कों पर खाली सिलेंडर्स लेकर बैठी हुई दिखाई देती थी। बहुत एहतजाज किया था, अब नहीं सहेंगे महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, नहीं सहेंगे महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार का नारा ये लगाते हुए स्मृति ईरानी, आपको याद होगा, आपने देखा भी होगा और आपके जहनों में वो तस्वीरें भी मौजूद होंगी जो स्मृति ईरानी के नारों के साथ
दिल्ली की सड़कों पर वो दिखाई दे रही थी, मगर कहीं पर भी एलपीजी सीएनजी की कीमतों में एक रोज़ कबल इजाफा हुआ था, आज एलपीजी की कीमतों में इजाफा हुआ है। इस इजाफे के बाद जो है कहीं पर भी आपको कोई बीजेपी का लीडर सड़कों पर खाली सिलेंडर के साथ दिखाई नहीं दे रहा है। यानी अगर अगर इसको आप जस्टिफाई करते हैं, इसको आप हक बजानिब खड़ा ठहराते हैं कीमतों में इजाफा को, फिर जो तो 2014 से कबल खाली सिलेंडरों के साथ जो एहतजाज स्मृति ईरानी और बीजेपी के दीगर लीडरान ने किया था वो भी गैर ज़रूरी हम उसको समझेंगे, क्योंकि उस वक्त भी जो कीमतें बढ़ाई गई थी वो भी जो हक बजानिब थी। अगर ये तमाम चीज़ों का अगर मवाज़ना करें तो मजमूई तौर पर हम यकीनन देख सकते हैं कि बीजेपी किस तरह से जो है महंगाई को कंट्रोल करने में नरेंद्र मोदी हुकूमत मुकम्मल नाकाम दिखाई दे रही है, मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है, क्योंकि ये महंगाई का असर जो है वो रास्त आवाम के जेब पर पड़ रहा है। और पहले से ही जो है बेरोज़गारी में तेज़ी के साथ इजाफा हुआ है, महंगाई में अगर इजाफा है तो हुआ, यौमिया उजरत जो है रोज़ाना की जो आमदनी है वो आमदनी में भी कमी आई है। ख़ास तौर पर वो जो मज़दूर पेशा यौमिया उजरत पर काम करने वाले जो लोग हैं उनके मसाइल तो बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, और सबसे ज़्यादा ये महंगाई की वजह से और ये माशी बहरान का जो असर जिस पर पड़ रहा है वो मिडिल क्लास आदमी है। मिडिल क्लास आदमी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा है। हुकूमत की किसी तरीके से मिडिल क्लास को राहत पहुंचाने की जो जिस तरीके के वादे हुकूमत ने माजी में किए थे वो वादों पर अमल करती हुई हुकूमत कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही है। 3 माह में दूसरी मरतबा कीमतों में इजाफा, ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। एक वीडियो कल रात से मुसलसल वायरल हो रहा है जिसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक सहाफ़ी से इंटरव्यू करते हुए दिखाई दे रहे थे। उस इंटरव्यू के दौरान सहाफ़ी के चुपते सवालात का जवाब देने के बजाय अचानक से जो है वो जो है वज़ीर आज़म सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप वहाँ से उठकर चले जाते हैं, बीच रास्ते में इंटरव्यू अपना ख़त्म कर देते हैं और बग़ैर किसी सवाल का जवाब दिए हुए वो चले जाते हैं, और सहाफ़ियों को वो गैर ज़िम्मेदार और गैर बददियानत कहते हैं, बददियानत कहते हैं, ईमानदारी से आरी कहते हैं, कहते हुए जो है वो इंटरव्यू छोड़कर चले जाते हैं। तो नाज़रीन, मुझे इसके बाद जब वो देख रहा था तो मुझे एक इंटरव्यू याद आया जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी थे और फिर करण थापर उस वक्त के मुमताज़ सहाफ़ी, आज के भी दौर के भी मुमताज़ सहाफ़ी जो है करण थापर, जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से इंटरव्यू ले रहे थे तो चुपते सवालात का जवाब देने के बजाय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पानी का गिलास, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप को इस मरतबा पानी का गिलास पीते हुए नहीं देखा गया और वो बाज़ाब्ता उन्होंने इनकार किया, और इनकार करके सहाफ़ियों को बददियानत करार देते हुए वो बीच रास्ते से इंटरव्यू छोड़कर चले गए। उसी तरीके से वज़ीर आज़म उस वक्त के चीफ मिनिस्टर गुजरात नरेंद्र मोदी ने भी करण थापर से यही कहा था कि दोस्ती बनी रहेगी, आते जाते रहिए, मुलाकात करते रहिए, और फिर उन्होंने वो इंटरव्यू उसके बाद दोबारा वो इंटरव्यू को कंटिन्यू नहीं किया, इंटरव्यू को ख़त्म कर दिया। क्रिश्चियन वेलकर एक सहाफ़ी हैं एनबीसी की, उसको वो इंटरव्यू दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। देखिए आप, सहाफ़त को अपना काम ईमानदारी से करने अगर कोई नहीं दे रहा है तो ये वाज़ेह है आलमी सतह पर हुक्मरान तबक़ा है जो सहाफ़ियों को दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, शफ़ाफ़ियत के साथ, गैर जानिबदारी के साथ काम करने नहीं दे रहा है। अगर ये सवाल डोनाल्ड ट्रंप से अगर वेलकर जो हैं वो ये सवाल जो है आम काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं पूछते तो शायद वो वहाँ पर बैठे हुए रहते। आपके चेहरे पर इतनी चमक क्यों है, आप थकते क्यों नहीं? अगर इस तरीके का सवाल 18 घंटे आप काम करते हैं मगर आप थकते नहीं, इस तरह का सवाल वेलकर अगर पूछती तो शायद डोनाल्ड ट्रंप अपना इंटरव्यू कंटिन्यू करते। शायद हो सकता कि आपको जो जिस तरीके का माहौल मिल रहा है, आप ये
पकवान जो गैस है वो नाले से निकाल कर चूल्हे तक लेकर लाकर वो चूल्हे को जलाने का हुनर के बारे में सवाल अगर कर लेते तो शायद डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर बात करते और अपनी बात को कंटिन्यू रखते और बैठ जाते, सहाफ़ियों पर बददयानत होने का इल्ज़ाम नहीं लगाते। हालांकि देखिए, नॉर्वे का भी एक वाक़या हमने हालिया दिनों में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद हमने देखा था कि नॉर्वे में जिस तरीके से एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा था और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बग़ैर सवाल दिए कि वो वापस चले गए थे। आपको याद होगा, आप देख सकते हैं सियासत टीवी के यूट्यूब चैनल पर जनाब आमिर अली ख़ान का एक प्रोग्राम है फ़िक्र व नज़र, उसमें आमिर अली ख़ान साहब ने ये पूरा तफसील बयान की है कि किस वज़ीर आज़म ने अपने मियाद के दौरान कितने इंटरव्यूज़ मीडिया को दिए। बैरूनी दौरों के बाद जब वो वापस हिंदुस्तान लौटते तो मीडिया को अपने दौरों की तफसीलात बताते। ये सारा काम, ये सारी तफसीलात आपको आमिर अली ख़ान साहब के फ़िक्र व नज़र में यकीनन मिल जाएंगी। ज़रूर देखिए, बड़ा दिलचस्प उन्होंने ख़ुलासा किया है फ़िक्र व नज़र में। ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मीडिया से भागने के हवाले से मीडिया को अब तक 12 साढ़े 12 साल में एक मरतबा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बात भी नहीं की। अगर कहीं पर कुछ बात होती है तो वो अमित शाह आगे आ जाते हैं, अमित शाह की मीडिया से बात होती है, मगर अमित शाह भी ये कहते हैं कि ये सवाल यहाँ पर पूछने का नहीं है, ये सवाल पूछे जाने वाले नहीं हैं। इस तरह की बात कहकर अमित शाह भी जो है मीडिया को रोकने की कोशिश कर देते हैं। तो मजमूई तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत बहुत सारे जो अहम कायदीन हैं बीजेपी के, वो मीडिया से घबराते हैं, कतराते हैं। जिस तरह से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एनबीसी से का जो मुकर्ररा इंटरव्यू था, वो इंटरव्यू को बीच में ही छोड़कर चले गए और सहाफ़ियों पर बददियानती का इल्ज़ाम उन्होंने आयद किया। नाज़रीन, आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने जो है उत्तर प्रदेश में जो राम मंदिर है उसमें करोड़ों रुपए की चंदा चोरी का इल्ज़ाम लगाया है। जो चढ़ावे मंदिर को पेश किए जाते हैं उसमें करोड़ों रुपए के गायब होने की बात जो है, ये इल्ज़ाम किसी और ने नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में जो अपोजिशन पार्टी है, मजबूत अपोजिशन पार्टी है, समाजवादी पार्टी के कौमी सरबराह अखिलेश यादव ने ये इल्ज़ाम लगाया है और उन्होंने ये भी कहा है कि ये सारे मामले की जांच होनी चाहिए। देखिए, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, इससे कबल भी जो है बहुत धांधलियों को मंजर आम पर लाने का समाजवादी पार्टी ने काम किया है। अगर कुछ गड़बड़ हुई है, अगर या फिर कोई बददियानती हुई है या फिर अगर कोई चोरी चकारी हुई है मजहबी मुकामात पर, तो ये फिर काबिल अफसोस इसको समझा जाएगा। अगर इसमें कोई ज़िम्मेदार है तो हुकूमत को चाहिए कि वो ज़िम्मेदारान को मतलब कैफ़र किरदार तक पहुँचाए। उन तमाम लोगों को जो इस मुल्क में मुलव्विस हैं, कहा वो कितने भी बड़े ख़त के कायद हो या फिर कोई समाजी मुजाहिदकार हो या मजहबी रहनुमा हो, उन तमाम को सलाखों के पीछे ढकेलना चाहिए। अखिलेश यादव के इल्ज़ामात अगर दुरुस्त हैं तो फिर एक जो यकीन है लोगों का, आस्था की बुनियाद पर अदालतों में फ़ैसले हो रहे हैं, आस्था की बुनियाद पर लोग मनादिर में चढ़ावे चढ़ा रहे हैं, उन चढ़ावों का बेजा इस्तेहसाल अगर कोई अपनी ज़ाती मफादात के लिए कर रहा है तो ये इंतहाई अफसोसनाक है। ये इल्ज़ाम किसी और ने नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि करोड़ों रुपये जो अयोध्या में राम मंदिर को पेश किए गए हैं वो गायब हैं। देखिए, कितना बड़ा इल्ज़ाम है ये, कितना बड़ा चैलेंज इसको हम ये कहेंगे। एक जो है आईनी जो अपोजिशन है आपका, नज़रियाती अपोजिशन है आपका, सियासी अपोजिशन है आपका, और उसके सरबराह उत्तर प्रदेश के सरबराह जो है समाजवादी पार्टी के, वो कह रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर को चढ़ाया जाने वाला चढ़ावे में करोड़ों रुपये गायब है। और ये है कि अखिलेश यादव ने ये बाज़ाब्ता जो है अपने एक्स अकाउंट पर
ये इल्ज़ाम लगाया है और उन्होंने ये कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसका पता लगाया जाना चाहिए, मालूम किया जाना चाहिए कि ये पैसा आखिर गया तो कहाँ पर गया। ये बड़ी ही हुकूमत को, उत्तर प्रदेश हुकूमत को और मरकज़ी हुकूमत को इस इल्ज़ाम पर तवज्जो देने की ज़रूरत है और कार्रवाई की जानी चाहिए और हक़ाइक़ को मंज़र-ए-आम पर लाने का काम किया जाना चाहिए। नाज़रीन, हम मगरिबी बंगाल की बात करते हैं, जहाँ पर शुभेंदु अधिकारी हुकूमत इक़्तिदार में आने के बाद से अब तक तो बहुत सारे सियासी तब्दीलियाँ आई हैं। आवाम सड़कों पर उतर आई है। आवाम सड़कों पर उतरकर पिछले 15 सालों से तृणमूल कांग्रेस के मुबैना जुल्म व ज़्यादती से नाराज़ आवाम जो है सड़कों पर उतरकर अब तृणमूल कांग्रेस के कायदीन का पीछा कर रही है, उन्हें मार पीट रही है। कल मैं एक काउंसलर का, मैं पता नहीं वो इलाके का नाम भूल रहा हूँ माज़रत के साथ, वो वहाँ पर एक कॉरपोरेटर काउंसलर हैं, वो काउंसलर का आधा सर मुंड दिया जाता है और फिर गले में चप्पलों का हार डालकर उसको नीम बरहाना परेड कराई जाती है। देखिए सियासत में इस तरीक़े का जो खेल खेला जा रहा है मगरिबी बंगाल में, वो बड़ा ही अफ़सोसनाक है। शायद हो सकता है कि अपने 15 साल के दौरे हुकूमत में तृणमूल कांग्रेस ने भी बहुत जुल्म व ज़्यादतियाँ की होंगी, अपोजिशन लीडरों पर, आवाम पर भी जुल्म व ज़्यादतियाँ की होंगी, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि इक़्तिदार में जब वापस आते हैं तो उन तमाम चीज़ों का बदला लिया जाए। सियासत में कोई दोस्त और कोई दुश्मन मुस्तक़िल नहीं होता। अब आप देखिए, अरविंद केजरीवाल तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी से मुलाकात के लिए मगरिबी बंगाल कोलकाता पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने मुलाकात की और बहुत सारे अपोजिशन कायदीन हैं, उन्होंने भी जो है इस बात की यकीन दिलाया है कि वो तृणमूल कांग्रेस की सरबराह और ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। अब आप देखिए, मैं आ रहा था यहाँ पर, मैं मगरिबी बंगाल का रुख मैंने इसलिए किया क्योंकि नेपाल की सरहद पर जहांगीर खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। जहांगीर खान वही जहांगीर खान जो 24 परगना, ज़िला 24 परगना के फाल्टा असम्बली हलक़े में, जिनका अजयपाल शर्मा जो आईएएस ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश के, सिंघम जिसको कहा जाता है, और सिंघम के जवाब में जहांगीर खान ने ख़ुद को पुष्पा कहा था। याद होगा आपको इंतखाबात के जब मुहिम चल रही थी उस दौरान, तो वही जहांगीर खान को तृणमूल कांग्रेस के जो साबिक़ा रुकन असम्बली हैं, उन्हें नेपाल सरहद पर पकड़ लिया गया है। देखिए, आखिर नेपाल क्यों भाग रहे थे, आखिर किस बात का खौफ जहांगीर खान को है। जहांगीर खान को अगर इस बात का ख़दशा है कि उन्हें, उनके साथ मारपीट की जाएगी या उन्हें जेल भेजा जाएगा, तो फिर कहीं ना कहीं जहांगीर खान ने भी बहुत सारी गलतियां की होंगी। लेकिन यहाँ पर अहम बात यह है कि जहांगीर खान को नेपाल सरहद पर पकड़ लिया गया है, हर हिरासत में ले लिया गया है। जहांगीर खान हालांकि कोई मामले में मतलूब भी नहीं थे, उन पर शायद माजी में बहुत सारे शिकायतें की गई थी पुलिस में, वही मुकदमात हैं, उन्हीं मुकदमात के तहत जहांगीर खान को शायद हो सकता है कि पुलिस मतलब तलाश कर रही थी। जहांगीर खान जो है 21 मई को रियासत में फाल्टा असम्बली हलक़े पर दोबारा रायदही होने वाली थी, मगर इंतखाबात से रायदही से कबल जहांगीर खान ने अपने पर्चे नामजदगी से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली थी। वहाँ पर मुकाबला बीजेपी और सीपीआईएम के दरमियान रहा, तृणमूल कांग्रेस मुकाबले से बाहर हो गई थी। ये तमाम हालात और ये तमाम वाक़यात मगरिबी बंगाल में बड़ी तेज़ी के साथ मुखालिफ तृणमूल कांग्रेस फैल रहे रुझान और फिर हुकूमत की कार्रवाइयाँ जो है उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। जहांगीर खान को गिरफ़्तार कर लिया गया है, वो जो है नेपाल की सरहद पर फाल्टा असम्बली हलक़े से वो नुमाइंदगी किया करते थे। अभिषेक बनर्जी के बहुत ही करीबी लोगों में जहांगीर खान का शुमार किया जाता है। जहांगीर खान देखिए तो फाल्टा हो या फिर ज़िला 24 परगना हो, वहाँ पर जहांगीर खान का बहुत दबदबा है, इस तरह की बातें की जाती थी। और फिर बाहुबली इसको कहते हैं,
बाहुबली लीडरों में जो है जहांगीर खान का शुमार था। बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में बहुत सारे बाहुबलियों का हाल उत्तर प्रदेश हुकूमत ने जिस तरीके से अंजाम दिया है, ख़ास तौर पर मुस्लिम बाहुबली लीडरान को जिस तरीके से उनका अरसे हयात तंग करने का काम उत्तर प्रदेश हुकूमत ने किया है, उसी तरह आने वाले दिनों में मगरबी बंगाल में भी इस तरह के वाक़यात, इस तरीके के काम जो है शुभेंदु अधिकारी हुकूमत भी कर सकती है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी हुकूमत अब तक जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ के नक्श कदम पर चलते हुए मगरबी बंगाल में काम कर रही है। ये एक खबर आपको थी जो इंतहाई ज़रूरी थी, जो आपको सुनानी थी। और फिर ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं। आज एक इजलास होने वाला था यहाँ पर इंडिया अलायंस के दरमियान में। इंडिया अलायंस की सियासी पार्टियों का एक अहम इजलास जो है नई दिल्ली में होने वाला था, जिसमें 33 से ज़ायद सियासी जमातों ने 23 सियासी जमातों ने शिरकत की। इंडिया अलायंस के मुतालिक ये कहा जा रहा था, ख़ास तौर पर तमिलनाडु में स्टालिन की डीएमके से अलहदगी और फिर जो है विजय की टीवीके से इत्तेहाद के बाद जो है ये कहा जा रहा था बीजेपी की जानिब से कि इंडिया अलायंस अब सिर्फ पेपरों और कागज़ों और स्क्रीन पर रह गया है, अमली शक्ल कुछ नहीं है। तो फिर एक बड़ा अहम इजलास इंडिया अलायंस की सियासी जमातों का हुआ, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या दीगर सियासी जमातें जो एनडीए में शामिल है, उन तमाम ने इसमें शिरकत की। इसमें शिरकत करते हुए इस बात का इशारा दिया कि एनडीए अभी भी जो है वो मुकम्मल तौर पर इत्तेहाद और मजबूती के साथ अपने काम को अंजाम दे रही है। नाज़रीन, एक ख़बर संभल से है। उत्तर प्रदेश के जो है उत्तर प्रदेश के संभल में एक ऐसा वाक़या पेश आया है जो फिर एक मर्तबा एक नई सियासी जो है हालात उत्तर प्रदेश में पैदा करने का सबब बन रहा है। जी हाँ नाज़रीन, संभल की एक मस्जिद से आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स जो है मस्जिद से दस्तयाब हुए। मस्जिद में क्या आई लव मोहम्मद का पोस्टर रखना जुर्म है? उत्तर प्रदेश में हम मुसलसल देख रहे हैं कि मसाजिद को, दरगाहों को, खानकाहों को निशाना बनाने का काम किया जा रहा है। दरगाहों को, मसाजिद को, खानकाहों को गैर क़ानूनी तामीरात या फिर सरकारी अराज़ियात पर कब्ज़ा कहकर उसको निशाना बनाने का काम किया जा रहा है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। अब देखिए कसोरा गांव जो है, कसोरा गांव संभल का वहाँ पर 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि मस्जिद से आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स बरामद हुए। देखिए कौन सा कानून है, मस्जिद में आई लव मोहम्मद के पोस्टर अगर रखे हुए हैं या लगे हुए हैं तो क्या ये जुर्म है? ये उत्तर प्रदेश की हुकूमत 2027 के असम्बली इंतखाबात से कबल उत्तर प्रदेश का माहौल ख़राब करने का काम पुलिस की मदद से कर रही है। इस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर उत्तर प्रदेश के हालात को ख़राब करने का काम किया जा रहा है, ताकि वहाँ पर कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा की जा सके कि ख़ास तौर पर अक़लियती तबक़ात में डर और खौफ का माहौल पैदा कर दिया जाए। आपको याद होगा माजी में ज़िमनी इंतखाबात से कबल या फिर असम्बली इंतखाबात से कबल भी ऐसे बहुत सारे मकामात थे, ख़ास तौर पर मुज़फ़्फ़रनगर के फ़सादात आपको याद होंगे। फिर बाद में वहाँ के हिंदुओं और मुसलमानों ने इत्तेहाद का मुजाहरा किया। इक़रा हसन, नाहिद हसन जो है उनके इक़रा हसन रुकन पार्लियामेंट के भाई रुकन असम्बली नाहिद हसन, और उनकी काविशों और कोशिशों के बाद जो है उत्तर प्रदेश में हालात मामूल पर आए। मुज़फ़्फ़रनगर में ख़ास तौर पर कैराना और मुज़फ़्फ़रनगर में हालात मामूल पर आए, और वहाँ के जो लोग हैं, ख़ास तौर पर जो हिंदू बरादरी के लोगों ने मुसलमानों के साथ मिलकर अपने बेहतरीन इत्तेहाद का मुजाहरा किया। आप देखिए संभल की कसोरा की मस्जिद में जो है अगर पोस्टर्स अगर दस्तयाब होते हैं
आई लव मोहम्मद के, तो क्या ये जुर्म है? इसका जवाब योगी आदित्यनाथ हुकूमत को देना पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा। आने वाले असम्बली इंतखाबात को पेश नज़र रखते हुए जिस तरीक़े की कार्रवाइयाँ उत्तर प्रदेश हुकूमत उत्तर प्रदेश में कर रही है वो गैर आइनी और गैर जमहूरी हैं और इंसाफ से आ रही हैं। तो नाज़रीन, अब वक्त तो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसल करें और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।